दोस्तों आज हमारी कक्षा नंबर 6 है। इससे पहले 5 कक्षाएँ कर चुके हैं जिसमें 901, 902, 903, 904 और 905 नंबर तक के सब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 906 नंबर सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि योग शिक्षा, योगा एजुकेशन है। और यहाँ पर जो प्रश्न है इसको ध्यान से पढ़िएगा और स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न में। तो किस तरह के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह का प्रश्न पत्र डिज़ाइन होता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, बताया गया है कि ध्यान के प्रकार कौन से हैं। तो ध्यान के 2 प्रकार हैं जो मुख्य रूप से माने जाते हैं, एक सगुण ध्यान और एक निर्गुण ध्यान। महर्षि महर्षि पतंजलि ने योग शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हुए 4 प्रमुख विषय कौन से बताए हैं। इन विषयों का नाम याद रखना है। आयुर्वेद है, व्याकरण है, योग है और अनुशासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है। तो उसके रचनाकार है पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि। पतंजलि योग सूत्र में कितने पाद या भाग हैं। तो यहाँ पे 4 पाद या 4 भाग बोलोगे आप। पतंजलि योग सूत्र में कुल सूत्र कितने हैं। तो ये 95 थे, अब एक जो है इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है तो 96 हो गया। अष्टांग योग के 2 साधनों के नाम क्या हैं। तो बहिरंग और अंतरंग साधन। ठीक है, ये अष्टांग योग के 2 साधनों के नाम हैं। आगे हम बात करेंगे अष्टांग योग के बारे में बहुत कुछ। यम शब्द का क्या अर्थ है। यम का तात्पर्य है मन, वचन व कर्म का संयम। यम के कितने भेद हैं। तो 5 भेद है। कौन कौन से भेद है आगे बताऊंगा मैं। प्रत्याहार के कितने प्रकार हैं। तो प्रत्याहार के जो है 2 प्रकार होते हैं, बाह्य और अभ्यंतर। धारणा शब्द का क्या अर्थ होता है। तो चित्त की एकाग्रता बढ़ाने के लिए जो साधना की जाए उसे ही हम धारणा कहते हैं। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स लेने के लिए आपको बता दिया गया है, हर बार हर वीडियो में बताया गया है। सेकंड ईयर के नोट्स जो हैं 599 में उपलब्ध हैं। ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, जिसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट भी शामिल रहेंगे। आप जो है इस नंबर पे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और जीपे नंबर भी यही है, तो इस पे आप जीपे या फ़ोन पे कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स के लिए। वहाँ पे आपको गाइड कर दिया जाएगा, स्कैनर कोड भी आपको दे दिया जाएगा, बार कोड भी दे दिया जाएगा, आपको स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी आप नोट्स लेकर के जितनी बार रिवाइज़ कर लेते हो उतना ही आपको फ़ायदा होगा। जितने ज़्यादा टाइम आप रिवाइज़ करोगे उतना ही ज़्यादा स्कोर आपका बढ़ने वाला है। बस ये ध्यान रखना है। आप सोचें कि मैं नोट्स ले लूँगा लेकिन एग्ज़ाम से 10 दिन पहले लेके पढ़ूँगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफ़हमी हो जाएगी आपकी। आने वाले समय में आपको थोड़ा-सा इसका एहसास हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखें और जो भी आप करें तो उसको संयम से करें और आराम से करें, रिवाइज़ बार-बार करें। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करना है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत कारक होता है एक, तो जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कारक में जो है पर्सनल फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, हमारा जो व्यायाम नहीं करते हैं वो सब। ठीक है, स्नान करना, दैनिक कार्य करते समय जो शारीरिक आसन है वो सही बनाए रखना, ये सब चीज़ें जो है फैक्टर जो है ये क्या करती हैं, शामिल की गई हैं किसमें, प्रभावित करने वाले कारकों में। तो यहाँ पर जो है इसको बताया गया है कि एक व्यक्ति में जो है संपन्न और समृद्ध जीवन जीने के लिए अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम में निम्नलिखित को शामिल करना चाहिए। वो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आराम से एक 5वीं का बच्चा भी इसको पढ़ लेगा। ठीक है? इसके बाद जो दूसरा कारक होता है उसका नाम है आनुवांशिकता या वंशानुक्रम, जिसको हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है? और ये जो आनुवांशिकता है ये कहाँ से आता है, हमारे माता-पिता के जीन्स से। ठीक है? जिसे हम जीन कहते हैं। तो हमारे बच्चों में चले जाएँगे, आपका जो बच्चा होगा, आपके लक्षण उसमें चले जाएँगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है आनुवांशिक कारक कहलाते हैं। तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली। अगर आपके अंदर मंदबुद्धि है, तो उसको भी मंदबुद्धि हो सकता है। आपके अंदर डायबिटीज़ है, तो आपके बच्चे को डायबिटीज़ हो सकता है। एड्स है, तो एड्स हो सकता है। मेटाबॉलिज़्म में खराबी है, तो वो भी उसको हो सकता है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये भी आपके आनुवांशिक रोगों में चले जाते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं अपने बच्चों में। तो ये सारी चीज़ें इसमें समझ सकते हैं आप। उसके अलावा जो है आनुवांशिकता के अलावा जो प्रभावित करता है कारक, वो है एक वातावरण। एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है? तो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है समाज है, दोस्त है, पारिवारिक समूह है, उसके हिसाब से भी जो हमारा स्वास्थ्य जो है वो इफ़ेक्ट होता है। और मानसिक मनोवृत्ति यानी मेंटल एटीट्यूड जो है उसके वजह से भी जो है हम जो है कैसा सकारात्मक रवैया अपनाते हैं या नकारात्मक रवैया अपनाते हैं, तो उससे जो है हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ठीक है? तो ये जैसे कि नकारात्मक में पर्याप्त नींद ना आना, अनियमित दिनचर्या होना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, आराम ना करना, पोषक तत्वों की कमी का होना,
ठीक है, नकारात्मक नहीं रवैया अपनाना, हताशा, बेचैनी, ये सारी चीज़ें जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, आध्यात्मिक विकास में योग के महत्व को समझाइए। आध्यात्मिक विकास में योग जो है वो आत्मा से परमात्मा के संबंध में जो है माना जाता है। यानी कि आध्यात्मिक विकास में योग ये कहता है कि आपकी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलने के लिए तैयार है। वो भी कब होगा, जब आप जो है ज्ञान ले लेंगे योग का। ठीक है, तो इसको, इस भूमिका को आपको समझाना होगा, तो यहाँ पर जो है आप आसानी से समझा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, जिसमें ध्यान, चिंतन, आसन, तपस्या सभी को शामिल किया जाता है, जिससे आप परमात्मा से मिल सकते हैं सक्रिय रूप से। जो है भारतीय संस्कृति में अध्यात्म को जो है ये एक तरह का योग जो है ये माना गया है, जिसकी सक्रिय भूमिका रहती है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है, चिकित्सा में योग किस प्रकार सहायता करता है, अथवा बोल सकते हैं मनुष्य में रोगों के उपचार में योग का क्या महत्व है। तो दोनों चीज़ें कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बता सकते हो। भाई, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है योग जो है प्राचीन काल से ही स्वीकार किया गया है। ठीक है, उसका योग का महत्व है, ये हेडलाइन बना सकते हैं आप इसको। ठीक है, और स्वामी रामदेव जी तो विभिन्न प्रकार की योगनात्मक क्रियाओं और आसनों के माध्यम से जो है असाध्य रोगों को दूर करने का दावा भी कर रहे हैं। ठीक है, योग में संपन्न किए जाने वाले आसन मानव की अनेक शारीरिक व्याधियों को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो एग्जाम्पल दे सकते हैं सिंहासन का। सिंहासन से आवाज़ दृढ़ होती है, आंखों की शक्ति वृद्धि होती है, छाती और गले के रोगों को लाभ पहुंचता है, टॉन्सिल संबंधी बीमारियों में लाभ पहुंचता है। और इसी प्रकार अनेक आसन जो अलग अलग हैं, जैसे कि हमने सिंहासन की बात करी, तो अलग अलग पद्मासन हैं, और जो भी आसन है आगे पढ़ेंगे तो उन आसनों से विभिन्न प्रकार के रोगों को निवारण किया जा सकता है। मन को शांत और तनाव को दूर करने वाले प्राणायाम कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम जो है अनुलोम प्रतिलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, जो कि मन को शांत और तनाव को दूर करते हैं। ध्यान रखना है कौन सा, अनुलोम और प्रतिलोम आयाम। तो इसको ध्यान रखना, अनुलोम प्रतिलोम प्राणायाम। ठीक है, यह प्राणायाम आपके अंदर से तनाव के कारण जो शरीर में कार्बन जमा होता है, ठीक है, वह हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बनाकर हमें परेशान करते रहते हैं, उससे आपको मुक्ति दिलाने लगेगा। कौन सा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें जो है भ्रमरी प्राणायाम करना होता है, जो शांति के साथ एकाग्रता बढ़ाती है। दीर्घकालीन शांति पाने के लिए दीर्घ ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। दीर्घ ओंकार उच्चारण, ध्यान रखना है, हर छोटे छोटे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आप जो है गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए ओंकार का दीर्घ उच्चारण करते रहें, या जाप करें। ऐसा कम से कम जो है 10 बार रोज करें। नेक्स्ट जो है, धोती के बारे में बताइए। धोती क्या होता है, वस्त्र धोती होती है, वमन धोती होता है और दंड धोती, ये 3 तरह के धोतियां होती हैं, इनके बारे में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, वस्त्र धोती क्रिया की बात करते हैं। ठीक है, तो वस्त्र धोती क्रिया में क्या होता है, वस्त्र धोती क्रिया संपन्न करने के लिए 15 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा कपड़ा लेकर के गुनगुने पानी में भिगो करके मुंह में धीरे धीरे निगलना होता है, यानी इसको गटक लेते हैं, अपने शरीर के अंदर जाता है वो नली से। ठीक है, उसे उधर तक यानी कि पेट तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, और बाद में उस कपड़े को धीरे धीरे जो है बाहर खींचते हैं। इससे ही वस्त्र धोती कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वस्त्र जो है अंदर जाएगा तो नली को साफ करता हुआ आएगा बाहर। इस तरह से वमन धोती है। इसमें क्या होता है, अधिक नमक का पानी पिलाते हैं तो हमें उल्टी जैसा एहसास होता है, उसी को हम जो है वमन धोती कहते हैं। ठीक है, इससे आंतरिक शुद्धि होती है, अंदर से सब कुछ कचरा निकल जाता है। और तीसरा जो होता है वो दंड धोती, जिसकी अभी हमने बात करी। तो दंड धोती में क्या होता है, एक रबर की नली द्वारा की जाती है ये। ठीक है, अथवा ये केले, हल्दी या बेंत की नरम नरम जो डंडी होती है उससे भी की जाती है। धोती क्रिया से कफ, दमा जिसको अस्थमा बोलते हैं, तिल्ली, स्प्लीन का बढ़ना, कोढ़ आदि जो कफ जनित बीमारियां हैं वे ठीक होने लगती हैं। तो इन तीनों धोतियों के बारे में थोड़ा सा ढंग से याद रखना है। त्राटक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सामान्यतः 2 प्रकार के त्राटक जो है योग मार्ग में प्रयोग किए जाते हैं। एक तो है आपका अंतः त्राटक और दूसरा है बाह्य त्राटक। ध्यान रखना है, हर चीज को हाईलाइट करता जा रहा हूं मैं। अंतः त्राटक में बंद आंखों में ही शरीर के किसी अंग पर धारणा यानी कंसंट्रेशन करने का अभ्यास किया जाता है, और बाह्य त्राटक में खुली आंखों से किसी बाहरी बिंदु पर बिना पलक झपकाए जो है धारणा यानी कंसंट्रेशन का अभ्यास किया जाता है। यह बाहरी बिंदु मोमबत्ती की लो, चंद्र अथवा कोई भी विषय पूरक वस्तु हो सकती है। हठ प्रयोग प्रदीपिका के अनुसार व्यक्ति शांत चित होकर किसी बाहरी बिंदु पर घूर कर देखता है या देखता रहे जब तक कि आंखों में आंसू ना आ जाए। इस क्रिया को
हीरे जवाहरात के बॉक्स के समान जो है गुप्त रखे हैं, मतलब बताया जाता है कि ये क्रिया जो है हीरे जवाहरात के समान मानी जाती है। ठीक है। त्राटक के अभ्यास द्वारा बहुत से आंखों के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और नेत्र ज्योति सूक्ष्म लय भेदने वाली हो जाती है, यानी कि छोटे से छोटी चीज भी आप जो है अपने नेत्रों के द्वारा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नौली क्रिया का वर्णन कीजिए। नौली क्रिया को बैठकर तथा खड़े होकर भी कर सकते हैं। बैठकर करने के लिए साधक को पंजों के बल जो है एड़ी को ऊंची रखते हुए, जो हम पंजों पे अपने 5 उंगलियों पे जो पैर की है उस पे बैठते हैं और हथेलियों को भूमि पर टिका देते हैं। इस झुकी अवस्था में पेट की पेशियों को तेजी से जोर लगाकर दाहिनी और बाहिनी ओर जो है अंदर की ओर हिलाना होता है, जैसा कभी कभी वमन करते समय हो जाता है। खड़े होकर किया करनी हो तो जांग पर घुटने के पास हथेली जमा ले और झुकी अवस्था में सही क्रिया करें। जब उदर की पेशियां बाईं ओर को चलें तो उस क्रिया को वाम नौली कहते हैं। ये वाम नौली पूछा जाता है। ठीक है। दाहिनी ओर चले तो उसको दक्षिण नौली कहते हैं। ठीक है। बीच में रहे तो उसको मध्य नौली कहते हैं। और इस प्रकार नौली चलते रहने को जो है नौली चालन अभ्यास कहा जाता है। योग के उद्देश्य एवं लक्ष्य आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि योग योग तो बहुत चीज़ है। ठीक है। जीवन से अज्ञान जो है मिटाता है योग। ठीक है। और जो भी जितना आपको राग है, द्वेष है, जो भी आपके अंदर समस्याएं हैं उनको जो है ये दूर करता है। इनमें सब कुछ आता है जिसमें अस्मिता है, राग द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है। और जो है जीवन के इन 5 कलेशों का जो विलोपन करता है, उच्चतम चेतना की एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कराता है जहाँ हम जो है सत्य को जानते हैं, पूरे चैतन्य को जानते हैं, परम ज्ञान को जानते हैं, आनंद और प्रेम को जानते हैं। ठीक है। वास्तविक आत्मा से प्रतिबोध कराता है। पतंजलि का योग सूत्र समझाइए। फर्स्ट ईयर में आपको बताया हुआ है। पतंजलि के योग सूत्रों में 196 सूत्र हैं। ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब जो है एक चीज और है, जो पाद की बात हो, पतंजलि के 4 पाद कौन से हैं, तो एक देखिए, पहला है समाधि पाद, दूसरा है आपका साधन पाद, ठीक है, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। ये 4 पाद या 4 भाग जब पूछे तो आपको ये नाम याद रखने हैं। ठीक है। दो चीजें बता रहा हूं, बस उसको ध्यान से समझ लेना भाई। आगे देखते हैं। स्वस्थ रहने के लिए यौगिक सिद्धांत लिखिए। तो सबसे पहला है आचार। ठीक है। यानी कि हम जो है नियमित दैनिक कार्य किस तरह से करते हैं, हमारी मानसिक क्रिया किस तरह से कार्य करती है, भोजन कब करते हैं, व्यायाम कब करते हैं, ये सारी चीज़ों को जो है आचार में लिया गया है। ठीक है। तो मैं इसको पहला बताता हूँ, आचार। फिर दूसरा है विचार। विचार मतलब कि आपके मन में कैसा द्वंद चल रहा है, स्वस्थ रहने के लिए आप कैसी दृष्टिकोण को अपनाते हैं, क्या आप मानसिक स्थिति में हैं, क्या आप सही सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक जो स्टेटमेंट है उसको आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने कहा था, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ मौजूद है, किंतु किसी व्यक्ति की लालसा के लिए यह पर्याप्त नहीं है। यानी कि आपका जब ग्रीड खत्म नहीं होगी ना, कि वही कहते हैं ना, क्या कहते हैं, लालच, लालच खत्म नहीं होगी ना, तब तक ये चीज़ें खत्म ही नहीं होंगी, पर्याप्त ही नहीं रहेंगी आपके लिए। लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन ये आपकी लालच को नहीं मार सकती। आपकी लालच हमेशा आगे बढ़ती रहेगी अगर आप लालच पे कंट्रोल कर लेते हो। तो ये महात्मा गांधी का कथन है, थोड़ा ध्यान रखना है। आगे जो बात बताऊं उसको देखिए। अब इसमें आहार, आचार हो गया, विचार हो गया, अब आहार। आहार का मतलब है कि जो भोजन करेंगे वो कैसा करेंगे हम। ठीक है। अन्नम ब्रह्म, यानी भोजन ब्रह्म है। ठीक है। भोजन क्या है, ब्रह्म है। तो इसी को यहाँ पे समझाया गया है। इसमें पोषक तत्वों से भरपूर आहार हमें लेना चाहिए, जिसमें संतुलित और ताज़े आहार में हमारा ताज़ा पानी है, हरा स्वाद है, हरा सलाद है, अंकुरित अन्न वगैरह है। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करनी चाहिए। ठीक है। हमारे जो भी आहार में हम शामिल करेंगे उसके लिए प्रति हमें सजग रहना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। भोजन परोसने में भी वही भाव होना चाहिए जो बनाने में हो। ठीक है। तो ये आहार हो गया। तो 3 जो है स्वस्थ रहने के यौगिक सिद्धांत हैं। ध्यान रखना, यौगिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, आचार, विचार और आहार। योगासन को परिभाषित कर इसका वर्णन कीजिए। योगासन के बारे में हम फर्स्ट ईयर में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी आप जो है एक बार इसको पढ़ लेना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ भी इशू नहीं है। हर सब्जेक्ट को मैंने करवाया हुआ है और हर सब्जेक्ट को आप अच्छे तरीके से तैयार करते हैं।
बार बार रिवाइज करते रहते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, 90% के आसपास बिल्कुल आसानी से आप जाओगे। स्वामी विवेकानंद के प्राणायाम के बारे में विचार जो हैं उनको बताना है, तो इसको भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक जो है वो कौन सी है, राजयोग। ठीक है, इसके 3 अध्याय प्राण और प्राणायाम के विषय में है। ठीक है, उनके अनुसार प्राणायाम का यथार्थ अर्थ जो है प्राणों का संयम। ये प्राणों का संयम अर्थ किसके अनुसार है, ये है विवेकानंद के अनुसार। तो यही चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब पढ़ते हैं तो आप अंडरलाइन नहीं करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, राजयोग के 3 अध्याय में वे कहते हैं, जिस तरह आकाश इस जगत का कारण स्वरूप अनंत और सर्वव्यापी मूल पदार्थ है, प्राण भी उसी तरह जगत की उत्पत्ति की कारण स्वरूपता और अनंत सर्वव्यापी विक्षेपकारी शक्ति है। हाँ, विवेकानंद के अनुसार फेफड़े की श्वास प्रवास क्रिया, शरीर में रक्त की गति, मन में विचार आदि सभी प्राण के ही भिन्न रूप हैं। स्वामी जी कहते हैं, यह गति श्वास प्रश्वास द्वारा उत्पन्न नहीं होती, वरन वही श्वास प्रश्वास की गति को उत्पन्न कर रही है। ठीक है, ये कर ही रही है, उत्पन्न नहीं होती, ये कर रही है। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, हर चीज़ को पढ़िएगा। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, आगे आइए, इसका जो यहाँ तक आंसर है इसको देख लीजिएगा। पृथ्वी मुद्रा के लाभ। पृथ्वी मुद्रा से क्या होता है, तनाव भाई मुक्त होता है, तनाव मुक्त होती है। ठीक है, त्वचा साफ और चमकदार हो जाता है। और उसके अलावा क्या बता सकते हैं इसमें, शरीर को आंतरिक मजबूती और स्मरण शक्ति में जो है ये बढ़ावा करती है। और क्या है, यह एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। साथ ही साथ ये मुद्रा करने से कंठ सुरीला होता है, यानी आपका जो वचन है वो सुरीला निकलेगा। और होमोग्लोबिन यानी रक्त को बढ़ाने में भी जो है इसकी ये मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। अब विवेकानंद के बारे में पढ़ा, तो इसी तरह से महर्षि वशिष्ठ के बारे में भी जो उनका जीवन परिचय पूछा जाता है। उनके अनुसार योग का दृष्टिकोण कैसा है ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको बताना है। तो इसको भी पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। उनके जो यहाँ पर जो चीज़ लिखी गई है ना, इसको बार बार रिवाइज करना। ये नहीं कि आप एक बार पढ़ लो तो आप सोचो कि मैंने याद कर लिया, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। बस पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करो, हर सब्जेक्ट को एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लेना। यानी कि पहला एग्ज़ाम जब होगा आपका, उससे पहले आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेने हैं। आपने जितने भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, पहले एग्ज़ाम से पहले ये सारे के सारे 2-2, 3-3, 4-4 बार रिवाइज़ कर लेना। बस उसके अलावा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एमसीक्यू की क्लासेस आती रहेंगी, उनको भी देखेंगे, और ये जो बड़ी क्लासेस हैं इनको भी देख रहे हैं। सब कुछ आपको मिलता रहेगा समय-समय पर। गीता के अनुसार योग के कितने प्रकार हैं, तो 18 योग वर्णित है। जैसे कि एमपी डीएलएड के नोट्स मैंने बता दिया, आप लेना चाहें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों को लिए उपलब्ध है। जो बच्चे अभी लेटेस्ट जुड़े हैं, देर से जुड़े हैं, तो उनको बता दूं, आप जी पे या फ़ोन पे के माध्यम से इस नंबर पे जो है पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, यही व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप स्क्रीनशॉट भेजिए। इमीडिएट जैसे ही आपका पेमेंट होता है, आपको नोट्स जो है उपलब्ध करा दिए जाएंगे, एक साथ में सारे सब्जेक्ट के भेज दिए जाएंगे। सूर्य नमस्कार के 12 आसन कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे आसन हैं, जिसमें आपका प्राणायाम आसन है, हस्त उत्तानान आसन है, हस्तपाद आसन है। इनके सभी के नाम आपको याद रखना है। अश्व संचालन आसन है, दंडासन है, अष्टांग आसन है, भुजंगासन है, पर्वत है, अश्व संचालन है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका हस्तपाद है, और हस्त उत्थान आसन है, और तड़ासन है। ठीक है, इसमें से एक दो अगर जो आपको लग रहा हो रिपीट हुआ हो तो उसको हटा देना। सूर्य नमस्कार के लाभ लिखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सूर्य नमस्कार क्या क्या करता है भैया, ये वजन घटाने में मदद करता है, मांसपेशियों जोड़ों को मजबूत करता है, त्वचा के रंगत में सुधार करता है, पाचन तंत्र ठीक करता है, अनिद्रा से लड़ने में मदद करता है, नियमित मासिक धर्म में सुनिश्चित करता है, कंधों को गतिशीलता देता है, रीढ़ की हड्डी और पेट की मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है, आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखता है, तंत्रिका तंत्र के संतुलन में सुधार करता है, रक्त शर्करा के स्तर में को कम रखता है। यानी कि जो रक्त शर्करा क्या होती है, ब्लड में जो है आप बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करें, तो प्राणायाम का अर्थ एवं लाभ बताइए। तो प्राणायाम का अर्थ और लाभ हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, पढ़ने पे आपको आसानी से याद हो जाएगा। आसन किसे कहते हैं, तो आसन वह स्थिति है जिसमें आप शारीरिक और उत्तर मानसिक रूप से शांत, शीतल, स्थिर और सुखपूर्वक रह सके। और महर्षि महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में योगासन की संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार दी गई है, ध्यान रखना, स्थिर सुखम आसनम, अर्थात वह स्थिति
सुखद और स्थिर हो आसन कहलाती है। तो ये किसका शब्द है? महर्षि पतंजलि का। कपाल भित्ति से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, योग के प्रकार बताइए। तो योग का वर्गीकरण बहुत सारे प्रकार में है। वर्गीकरण नंबर 1 आप देख रहे हैं। वर्गीकरण नंबर 2 ये रहा, ठीक है? इसमें ध्यानात्मक आसन होता है पहले वर्गीकरण में, सांस्कृतिक आसन होता है, शारीरिक आसन, और सांस्कृतिक आसन में ही के भी 2 उपभाग हैं। ये सांस्कृतिक आसन के भी 2 उपभाग है। एक है शारीरिक आसन और दूसरा है विश्राम आसन। अब इसमें कौन-कौन से आते हैं, सभी के नामों को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। वर्गीकरण नंबर 2 में कैसा आता है, तो बैठकर किए जाने वाले आसन के नाम बताइए। पूछता है आपसे कि बैठ के किए जाने वाले कौन-कौन से आसन हैं, या पेट के बल किए जाने वाले कौन से आसन हैं, या पीठ के बल किए जाने वाले कौन से आसन हैं। तो ये आप बता सकते हो। योगासन से लाभ बताइए। तो योगासन से क्या-क्या लाभ हो सकते हैं, वो चीज़ें बता सकते हैं हम। हमारे को पता है शरीर के सारे लाभ जो है योगासन से प्राप्त होंगे, तो सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। योगासन किससे प्रमुख नियम बताइए। योग आसन के प्रमुख से नहीं होगा, यहाँ पे के है। योग आसनों के प्रमुख नियम क्या है? तो प्रमुख नियम मतलब कि हम जो है योगासन करने से पहले जो है आसन करने के लिए हम खुला हवादार स्थान देखेंगे, जो कि स्वच्छ भी हो, साफ सुथरा हो, और कम से कम ढीले ढाले वस्त्र पहनेंगे, ठीक है? आसान तरीके से, जो समय आपके शरीर को जो है क्या ना करे, दुखी ना करे। ढीले ढाले वस्त्र पहनेंगे, हल्के वस्त्र पहनते हैं, ठीक है? आसन कौन-सा करना है, उसका उद्देश्य क्या है, आप किस लिए आसन करना चाहते हैं, उसका चयन उसके अनुरूप करेंगे। इसी तरह से लंबे समय तक आसन नहीं कर सकते हैं, 20 से 25 मिनट से अधिक आसन कभी ना करें। आसन खाली पेट किसी समतल धरातल पर करना चाहिए। आसन एकांत स्थान पे कीजिए जहाँ पर भीड़ ना हो, भीड़ युक्त आसन पे जो है शांति भंग हो जाती है। किसी प्रकार के शारीरिक रोग हो या फिर आपको ज्वर हो, बीमारी हो, तो फिर आप आसन ना करें। ये सारी चीज़ें जो इसमें बताई गई है। योग और व्यायाम में अंतर पूछता है, तो योग अलग चीज़ है, व्यायाम अलग है। योग से जो है हम क्या बोल सकते हैं, योग जो है अपने साँसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोलती है, ठीक है ना? वहाँ पे साँसों का संतुलन बनाए रहता है, लेकिन व्यायाम में जो है आपके साँस पर ध्यान नहीं रहता है, आप जो है काफ़ी तेज़ी से साँस लेते हैं, छोड़ते हैं। इस तरह से योगासन में आंतरिक भागों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जबकि व्यायाम से बाहर से शरीर जो है मजबूत दिखाई देता है। तो योगासन से शरीर लचीला होता है, लेकिन व्यायाम से जो शरीर कितना कठोर हो जाता है, हमारी बॉडी बनती हुई दिखाई देती है। तो ये सारे के सारे अंतर हैं। प्राणायाम का आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो अलग-अलग आस्य हैं, अलग-अलग लोगों का अलग-अलग जो है कहा गया है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। प्राणायाम के 2 लाभ क्या-क्या हो सकते हैं? तो भैया 2 लाभ तो ये आराम से बता सकते हो। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के प्रकार बताइए। तो मुद्रा के बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है? कौन-कौन सी मुद्राएँ हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है। अब इस मुद्राओं की बात करते हैं, तो जो आनंद दे उसे ही मुद्रा कहते हैं। तो कभी-कभी पूछ लेगा मुद्रा को परिभाषित कीजिए, तो जो आनंद दे वही मुद्रा है। मुद्रा शब्द का अर्थ भाव भंगिमा से होता है। मुद्राएँ कई प्रकार की होती हैं, आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। हस्त मुद्रा है, आधार मुद्रा है, और यहाँ पे मान मुद्रा है, काया मुद्रा है, बंद मुद्रा है। बंद मुद्रा के ऊपर हमने अभी बात करा था। योग में कुछ विशेष मुद्राएँ भी उपयोग में आती हैं, जैसे कि अश्वनी मुद्रा है, ठीक है? बोली मुद्रा है, खेचरी मुद्रा है, और विपरीत करणी मुद्रा भी है, द्रोण मुद्रा है, और पद्म मुद्रा भी है, और ब्रजोली समभावी मुद्रा भी है, और सिंह मुद्रा भी है। तो ये सारे मुद्राओं को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। मुद्रा की बात होगी तो मुद्राओं को इस तरह से लिखिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। योग से पूर्व तैयारी बताइए। तो भैया जब योग करने जाओगे तो उससे पहले क्या-क्या तैयारी करना होगा? तो स्वच्छ दरी या कंबल होना चाहिए, शौच से निवृत्त होना चाहिए, बिल्कुल सुबह का जो दैनिक कार्य है वो आपको कर लेना चाहिए। शांत भाव से अपने गुरु या इष्ट की वंदना करनी चाहिए, जो भी आप गुरु को मानते हैं, इष्ट को मानते हैं। वस्त्र साफ सुथरा और ढीला होना चाहिए, वातावरण शुद्ध हो, शांत हो, ठीक है? आसन प्राणायाम को शारीरिक क्षमता अनुसार ही करें, जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था इस तरह से। और उसके अलावा जो है आप बता सकते हैं, अस्वस्थता की स्थिति में अभ्यास ना करें, योग ना करें। अभ्यास के तुरंत पश्चात स्नान या भोजन ना करें, कम से कम आधा घंटे का समय दें। ध्यान और समाधि क्या है? तो ध्यान जो है प्रभु का चिंतन करना और उसके स्मरण में चित्त को लगाना ध्यान कहलाता है। और समाधि क्या होती है? समाधि लग जाने पर मनुष्य के अंतर में स्वतः ही प्रकाश दिखने लगता है। अंतर यानी कि मन में, ठीक है? सफल लोगों की 7 अच्छी आदतें क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहला करो, ठीक है? ये अच्छी आदत होती है, कल पे नहीं टालना चाहिए। मंजिल सामने रखो, ज़रूरी काम पहले करो, अच्छी बातों का जो है लेन-देन करो। 5वां जो है हम बता सकते हैं, दूसरों की सुनो और समझो। छठा बता सकते हैं, मिलकर करें। और 7वां बता सकते हैं,
धार पैर नहीं करें, यानी कि जो भी हम करें उस लक्ष्य का पूरा निर्धारण कर लें। स्वस्थ रहने के 6 सुझाव दीजिए। तो स्वस्थ रहने के 6 सुझाव क्या हो सकते हैं? वायु अच्छा होना चाहिए हमारे लिए। जो जल का सेवन करें वो हमारा कैसा होना चाहिए? शुद्ध जल होना चाहिए, निर्मल जल होना चाहिए। जल जो है उबाल के पिएँ तो ज़्यादा बेहतर है। सलाद और कच्चा भोजन का सेवन ज़्यादा करें। कच्चा भोजन मतलब बिना पकाया हुआ नहीं, कच्चा भोजन का मतलब होता है कि सलाद के रूप में जो कच्चा भोजन हम लेते हैं उसको। गुड़ खाएँ, चीनी की जगह गुड़ खाएँ। दूध हमेशा पिएँ और हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर सकते हो अपने शब्दों में। विद्यार्थियों के लिए स्मरण शक्ति बढ़ाने के उपाय क्या हैं? तो सबसे पहला, जब हम स्मरण शक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हम योग शिक्षा की बात कर रहे हैं तो इसमें आता है भ्रमरी प्राणायाम, ठीक है? साथ ही साथ लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, उससे विद्यार्थियों का स्मरण शक्ति में विकास होता है। वज्रासन करने से जो है ज्ञान मुद्रा में वृद्धि होती है। और जो है प्रतिदिन जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रतिदिन 2 मिनट पैरों के तलुओं की जो है मालिश करना। उसके अलावा जो है ताली बजाना भी जो है एक स्मरण शक्ति बढ़ाने का अच्छा उपाय है। तो इस तरह से आप इन बातों को लिख सकते हैं। भोजन पाचन में सहायक आसन कौन सा होता है? तो हमेशा पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है कौन सा आसन किस काम आता है। वज्रासन, वज्रासन जो है ये आपका भोजन पाचन में सहायता करता है। ऊंचाई बढ़ाने हेतु कौन कौन से आसन कर सकते हैं? तो तड़ासन, हलासन और सर्वांग पुष्टि आसन जो है कर सकते हैं। हृदय स्वस्थ रखने हेतु जो आसन करेंगे वो सर्वांग पुष्टि आसन करेंगे या सर्वांगसन आसन करेंगे। संतुलन एवं एकाग्रता हेतु जो है बकासन और वृक्षासन जो है ये दोनों लेते हैं जब आपका संतुलन और एकाग्रता बढ़ाना हो तो। कब्ज निवारण हेतु वज्रासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, तड़ासन कर सकते हैं, तिर्यक तड़ासन कर सकते हैं और कटी चक्रासन कर सकते हैं। योग का विद्यार्थी जीवन में महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो योग जो है क्या करता है? आंतरिक शांति प्रदान करता है। जो क्रिएटिविटी होती है बच्चों की, रचनात्मकता जिसको बोलते हैं, उसमें वृद्धि होती है। आसपास के वातावरण में शांति के महत्व को समझते हैं योग के द्वारा बच्चे। उनका योग जो है मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और संपूर्ण जीवन क्रम को यथार्थ रूप में लाता है, यानी कि उनको समझने के रूप में लाता है योग। योग प्रतिशत तंत्र को मजबूत बनाता है। जो हमारा आंतरिक मन है उसको क्या बनाता है? कैपेसिटी उसकी सुधारता है, मन को ऊर्जावान बनाता है। इसी के साथ परिसंचरण तंत्र जो होता है, श्वसन तंत्र होता है, उसकी भी फिटनेस में सुधार करता है। योग बालकों को एक समय में एक कार्य करने के लिए ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। एक समय में आप एक बढ़िया से काम करो, उसका ध्यान जो है आप केंद्रित कर सकते हैं योग के द्वारा। योग मन और शरीर, मन और आत्मा के अलावा अन्य इंद्रियों के बीच बेहतर समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बैठाता है, उसका मदद उसमें मदद करता है। आगे है योग के नियंत्रण अभ्यास या नियंत्रित अभ्यास से विद्यार्थियों के आवेग बेहतर तरीके से जो है नियंत्रित होते हैं। जो गुस्सा उस्सा आता है वो नियंत्रित हो जाता है। इसके अतिरिक्त योगाभ्यास से विद्यार्थी मौजूद व्यस्त जीवन शैली की गति में भी आराम महसूस करता है। जो व्यस्त जीवन शैली है, हम बहुत जल्दी जल्दी काम करने में उत्सुकता रखते हैं लेकिन थक जाते हैं, थोड़ा सा परेशान महसूस करते हैं, तो वहाँ पे आराम महसूस होता है। कुछ समय शांत होकर आत्मनिरीक्षण एवं चिंतन में मन को लगाने में व्यस्त हो जाते हैं हम योग के द्वारा। योगाभ्यास के द्वारा मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा जो है बढ़ोतरी होती है। हमारे शरीर में, मस्तिष्क में जो है क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है जिसको प्राण वायु कहते हैं। और सश्वसन व संतुलन में सुधार होता है। बालकों की अति सक्रियता, आवेग शीतलता एवं एकाग्रता स्तर के बेहतर नियंत्रण में योगाभ्यास जो है बहुत ही सहायक है। ये तो इनमें से बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। जितने नंबर का पॉइंट हो, जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए उससे एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने का प्रयास करें। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान को जो है मूलतः जो है हम 4 प्रकारों में बाँट बाँट सकते हैं। देखने को दृष्टा या साक्षी ध्यान कहते हैं। सुनने को श्रवण ध्यान कहा जाता है। श्वास लेने को प्राणायाम ध्यान, और जो आँखें बंद करके हम सोचते हैं उसको भ्रकुटी ध्यान कहते हैं। अष्टांग योग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा-सा और भी मैं बताऊँगा नीचे। यम क्या होता है, नियम क्या होता है, आसन क्या होता है, इस पे अलग-अलग क्वेश्चन बनते हैं। यम क्या होगा, नियम क्या होता है, आसन क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, प्रत्याहार क्या होता है, ध्यान क्या होता है, धारणा और समाधि क्या होती है, सभी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं अलग-अलग। तो हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं। इन्हें ही हम अष्टांग कहते हैं। जो अष्टांग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। अब इन 8 प्रकार के जो ये अष्टांग हमने बताए हैं, ठीक है? मन की शुद्धि, शरीर की और प्राण की शुद्धि के लिए, परमात्मा से मिलन के लिए।
तो ये किस प्रकार से इनको हम डिस्क्राइब करेंगे, यम क्या होता है, यम के कितने भाग होते हैं, नियम क्या होता है, आसन क्या होता है, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब चीज़ें हम अभी नीचे देखने वाले हैं। पतंजलि के आधार पर ध्यान को समझाइए, तो फर्स्ट ईयर में भी मैंने आपको बताया हुआ था, तो फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि पतंजलि के आधार पर ध्यान क्या होता है, इसको हम बता सकते हैं। पंचकोश कितने हैं और किसे कहते हैं? तो जो आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार जो मानव शरीर है वो 5 आयामों से मिलकर के बना रहता है, जो मानव शरीर के स्थूल से सूक्ष्म आयामों के लिए उत्तरदायी होता है। इन्हीं को जो है हम पंचकोश कहते हैं। ये पंचकोश कौन-कौन से प्रकार के होते हैं? हम बता सकते हैं। अन्नमय कोश होता है, ठीक है? एक मनोमय कोश होता है, एक प्राणमय कोश होता है, एक विज्ञानमय कोश होता है और साथ ही साथ आनंदमय कोश होता है। ये 5 हमारे पंचकोश होते हैं। विश्व योग दिवस पर टिप्पणी लिखिए। ये आपके फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है, सेकंड ईयर में पूछा जाता है, तो इसको आप बता सकते हैं। योग के प्रकार बताइए, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी। खेल के प्रकार जो है आपके 2 प्रकार होते हैं, आप जानते हो, इंडोर और आउटडोर गेम जिसको बोलते हैं। योगासन का अर्थ जो है क्या होता है? योगासन का अर्थ होता है सुखद और स्थिर साधना, ठीक है? योगाचार्यों ने योगासनों की संख्या कितनी बताई है? तो 84 बताई है। योग के अंगों की संख्या कितनी होती है? तो ये 8 अंग होते हैं। अभी-अभी हमने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा था, ठीक है? उसके बारे में आगे डिटेल में हम समझेंगे। योग दर्शनानुसार के कितने कारण हैं? तो यह 13 कारण जो है बोले जाते हैं, चरण बोले जाते हैं। इसके बाद यौगिक शुद्धि में कितनी क्रियाएँ हैं? तो 6 क्रियाएँ हैं। योगाभ्यास के लिए बैठने की उपयुक्त विधि कौन-सी है? तो पंक्ति में बैठें या छोटे गोले में बैठें या अर्धचंद्राकार अ, शेप में बैठें। आसन होते हैं तो उचित, अनुचित, शारीरिक प्रकार के और स्थिर में गतिमान, इस तरह के आसन होते हैं। पद्म का अर्थ क्या होता है? पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। अंतःकक्ष खेल कौन से हैं? तो ताश और सुडोकू अंतःकक्ष, ठीक है। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक, गामक एवं मानसिक विकास करना शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है। संतुलित भोजन से क्या अभिप्राय होता है? सांगीण भोजन, जो उसमें सब संतुलित तत्व हों, वही संतुलित भोजन कहलाता है। जिसमें सभी संतुलित तत्व हो जो हमारे शरीर के विकास में सहयोगी और आवश्यक है, उसी को हम संतुलित भोजन कहते हैं। शारीरिक शिक्षा और खेल के अंतर्गत कितने उपविषय आते हैं? तो 12 उपविषय लिए गए हैं। योग की श्रेणियाँ कौन-कौन सी हैं बताइए? तो कर्म योग है, शरीर का उपयोग है, भक्ति योग है जिसमें भगवान के संदेश का उपयोग करते हैं, जिसमें ज्ञान योग है, जिसमें मन का उपयोग किया जाता है, क्रिया योग है जिसमें ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 तरह की श्रेणियाँ हम लिख सकते हैं। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी-अभी बताया था, योग दिवस में टिप्पणी आती है, 21 जून को हर साल मनाया जाता है। योग के 5 तत्वों के बारे में बताइए? तो जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश जो है इसके तत्व हैं योग के। योग सूत्रों को कितने भागों में बाँटा गया है? तो हठ योग और राजयोग जो है 2 भागों में बाँटा गया है सूत्रों को। प्राणायाम में कोष्ठ की शुद्धि के लिए सबसे प्रभावी प्राणायाम कौन-सा है? तो शीतकारी या शीतली एवं सदंता, ये जो प्राणायाम है कोष्ठ की शुद्धि के लिए सबसे प्रभावी माने जाते हैं। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से जो है जो डर उत्पन्न होता है उसी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। पद्मासन के लाभ क्या है? तो मेरुदंडू में लचीलापन लाता है। योग कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो शांत, आध्यात्मिक और अनुशासित। योगाभ्यास के लिए कितने वर्ग फीट का स्थान उपलब्ध होना चाहिए? तो कम से कम 40 वर्ग फीट का। नेक्स्ट जो है ध्यान के प्रकार लिखिए। तो ध्यान के प्रकारों की बात करें तो देखना, सुनना, श्वास लेना, आंखें मूंद करके मौन रहना, ये चारों आपका ध्यान है। और मैंने अभी बताया था ध्यान में देखना कौन सा होता है, देखना जो है आपका दृष्टि ध्यान, सुनना कौन सा होता है आपका श्रवण ध्यान, श्वास लेना, आंखें मूंद करके जो भ्रकुटी ध्यान करते हैं वो मैंने बताया था ऊपर। ध्यान में बाधक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? तो ध्यान लगाने में, हाँ अगर रोग है, हमें कोई रोग है तो हम ध्यान नहीं लगा सकते। हमें अगर निर्जीवता प्राप्त होती है, यानी कि हमें ध्यान में मन ही नहीं लगता है, तो भी हम ध्यान नहीं लगा सकते। कोई मन में संशय है तो ध्यान नहीं लगा सकते हैं, कोई प्रमाद है तो ध्यान ध्यान नहीं लगा सकते हैं, आलस्य है तो भी हम जो है ध्यान नहीं लगा सकते हैं। विषयाशक्ति जो है हमारा, कौन से विषय को हमें जो है अपनी शक्ति को प्रतिभूत करना है, अच्छा बनाना है, तो भी हम ध्यान नहीं लगा सकते अगर हमें नहीं पता है। अगर कोई भ्रांति है तो भी हम ध्यान नहीं लगा सकते। दुर्बल है, असमर्थ है तो भी हम ध्यान नहीं लगा सकते। धारणा का क्या अर्थ होता है? धारणा क्या होती है? धारण करने की शक्ति जो है धारणा कहलाती है। धारणा मन की एकाग्रता होती है। ध्यान क्या है? तो ध्यान का अर्थ होता है मन से परे जाना। एक अच्छे योग शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो धैर्य और दृढ़ता जो है एक अच्छे योग शिक्षक की विशेषता होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 होती हैं। साधारण मनुष्य का हृदय 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। बालक का स्वास्थ्य निश्चित करता है कौन? तो बालक का स्वास्थ्य जो निश्चित होता है वो किससे होता है? परिवेश से, ठीक है? और आनुवांशिकता से, अपने माता-पिता से।
स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के माध्यम से स्वस्थ या स्वास्थ्य को अच्छा बनाना, यही स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य लक्षण है किसका? तो दृढ़ निश्चय बनता है हमारा, निस्वार्थी बनते हैं और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। किस कौन सा? तो किस प्रकार के लिए? शारीरिक स्फूर्ति पर्याप्त निद्रा के माध्यम से। मानव शरीर की हड्डियों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो 3 श्रेणी में बांटा गया है। इसके बाद जो है शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत भाग जो है रक्त होता है? तो हमारा जितना भी भार है, जैसे मान लो 75 किलो है, तो आप 75 किलो का 5% निकाल लीजिए, उतना ही भार हमारे रक्त का होता है हमारे शरीर में। बंध से क्या आशय है? बंध के प्रकार भी बताने हैं। तो बंध क्या होता है? ये अभी हमने थोड़ा सा ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। और जालंधर बंध होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके लाभ क्या होते हैं ये पूछा जाता है। जालंधर बंध के बारे में बताइए। सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए ये हमें बताना होता है। कुंडियन बंध क्या होता है ये आपको बताना होता है, ठीक है। तो इसमें आप इसके बारे में बता सकते हैं। इसके लाभ पूछता है कभी कभी, इसके सावधानियां पूछेगा। उसके अलावा मूल बंध जो है ये भी आपसे पूछा जाता है, इसका भी लाभ क्या हो सकते हैं आप बता सकते हैं। बाकी मैंने बता रखा है बार बार कि पीडीएफ आप ले सकते हैं, पीडीएफ उपलब्ध है। जितनी जल्दी आप रिवाइज करेंगे 3-4 बार, तो अपने आप को संतुष्ट पाएंगे और आपका स्कोर जो है बहुत अच्छा हो पाएगा। अष्टांग योग क्या है? अभी भी मैंने बताया था कि इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जो यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है और समाधि है, यही अष्टांग योग के जो है तत्व हैं। इसके 8 अंग है। और यम जो है पहला अंग है, नियम दूसरा अंग है, आसन तीसरा अंग है, प्राणायाम चौथा अंग है, प्रत्याहार पांचवा अंग है, ध्यान जो है छठा अंग है, धारणा सातवां अंग है और समाधि आठवां अंग है। तो ये जो आपको नियम मैंने यहाँ पे बताए हैं अंग, ये अंग इसी तरह से आपको याद रखने हैं। कोई भी अंग आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। तो यम जो है अष्टांग योग का पहला अंग यम है। जब व्यक्ति बुरे कामों को छोड़ने में सफल हो जाता है, तब वह योग के मार्ग में अपना एक कदम आगे बढ़ाता है। यम के 5 प्रकार हमेशा पूछता है। यम के कौन से प्रकार होते हैं? अहिंसा, सत्य और असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह। नियम क्या होता है? नियम अष्टांग योग का दूसरा अंग है। नियम अर्थात अनुशासन। जीवन में योग साधना के लिए नियमों का पालन करना आवश्यक है, ठीक है। योग में 5 नियमों का पालन करना बताया गया है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ठीक है। इसके अलावा जो है आसन आता है आपका तीसरा जो ये महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें सुखपूर्वक शरीर को विशेष स्थिति में रखना, स्थिर होकर बैठना आसन कहलाता है। मन की एकाग्रता के लिए शरीर पर नियंत्रण आवश्यक है और यह नियंत्रण आसनों के माध्यम से होता है। आसन से शरीर में स्थिरता और मानसिक स्थिति में संतुलन जो है आता है। उसके बाद चौथा अंग आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? चौथा अष्टांग का योग क्या है? वो है आपका प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात अपने प्राण वायु पर, यानी कि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, पर नियंत्रण करना, अपनी सांसों का विस्तार करना। प्राणायाम के 3 भेद हैं। कौन कौन से? एक है पूरक, कुंभक और रेचक। ध्यान रखना है, प्राणायाम के भेद भी आपको याद रखने हैं। इनके द्वारा किस प्रकार श्वास को अंदर खींचना है या रोकना है और कितने बार जो है उसको बाहर छोड़ना है, ये सब सांसों का जो नियंत्रण इसके अंदर बताया जाता है। इसके बाद जो पांचवा आपका अंग आता है वो प्रत्याहार है। जब इंद्रियां इधर उधर भटकने लगती है तो इंद्रियों को एक जगह एकत्रित करना, अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन को, इंद्रियों को एक जगह लगा पाना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार के द्वारा मन व्यक्ति जो है अपने दोषों से को दूर करता है। छठा अंग जो है धारणा है। इसको अंतरंग साधन भी बोलते हैं। योग का अंतरंग साधन कौन सा है? तो धारणा है। धारणा में मन किसी एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है और चित्त के एक स्थान पर ठहरने को धारणा कहते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। धारणा समाधि की ओर बढ़ने का पहला कदम माना जाता है। समाधि की ओर बढ़ना है तो धारणा आना चाहिए। उसके बाद सातवां अंग है ध्यान। ध्यान अष्टांग योग का सातवां अंतरंग साधन है, ठीक है, ये अंतरंग साधन है। साथ ही साथ देखो, ध्यान मानसिक प्रक्रिया है। चेतना को किसी एक विषय, वस्तु या विचार पर केंद्रित करना ही ध्यान कहलाता है। और आठवां और अंतिम जो आपका चरण है इस अष्टांग का, वो है समाधि। समाधि अष्टांग योग का अंतिम अंग है और लक्ष्य भी है, जो एक जगह स्थिर हो जाए, यानी कि इससे आगे हमें नहीं बढ़ना होता है। जब मानव सब कुछ भूल करके ईश्वर में लीन हो जाए तो उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना तथा मोक्ष प्राप्ति, अपने लक्ष्य को पूरा करना, यह सब स्थिति को जो है समाधि कहा जाता है और समाधि योग साधना का अंतिम पड़ाव है। तो इस तरह के सारे प्रश्न थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, आप उनको देखते रहिए। नोट्स लेना चाहें तो आप नोट्स ले सकते हैं, सभी विषय के नोट्स उपलब्ध हैं। आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ वीडियो के माध्यम से। हर वीडियो में बताया जाता है नोट्स का कि आपको कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, जो भी हमने बताया है
तो आप वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहें तो वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहिए। यदि आप नोट्स लेकर के अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, 4-5 बार रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो आप 4-5 बार रिवाइज़ ज़रूर कर लें, ताकि आपका जो है रिज़ल्ट बेहतर हो पाए, आपका स्कोर जो है 90 के आस-पास पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।